Info for patient. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अफसर अली भट्टी है। मैं यहाँ डॉक्टर्स हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी को हेड कर रहा हूँ और मेरी सारी सर्विस जो है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में गुजरी और मैं 35 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है सर्जरी में। मैंने टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जितने भी बड़े हॉस्पिटल है लाहौर में उसमें काम किया हुआ है और आजकल मैं यहाँ पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 10-11 साल से। और साथ हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो ट्रेनी सर्जन्स हैं जिनको ट्रेन करने हैं वो प्रोग्राम भी CPSP का हम चला रहे हैं। सर आज का हमारा टॉपिक है कोलन कैंसर। कोलन कैंसर से पहले सर कैंसर के बारे में बता दें कि कैंसर क्या होता है। देखें उसको आसान लफ्ज़ों में ये कि जितने हमारे बॉडी के सेल्स हैं ना, मतलब हर बॉडी के ऑर्गन्स के सेल डिफरेंट होते हैं। स्किन के सेल्स और हैं, बड़ी आंत के और हैं और मैदे के सेल और हर आर्गन के सेल डिफरेंट होते हैं। तो वो अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है कि जितने सेल्स उनकी एज पूरी होती है वो डेड होते हैं, उसके वो रिप्लेस करने के लिए उतने सेल ही बनते हैं। तो ये सिस्टम एक कंट्रोल्ड सिस्टम होता है जो DNA कंट्रोल करता है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर DNA और वो कंट्रोल करता है। तो जितने सेल डेड होंगे उतने रिप्लेस होंगे। अगर आपके एक सेल डेड हुआ है उसकी जगह पे 10 सेल बन गए हैं तो ये बढ़ते 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 मिलियन बिलियन में एक माउंट सा और एक रसौली बना देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, उसको कैंसर कहते हैं। कोलन कैंसर क्या होता है? कोलन कैंसर जो है ना वो बड़ा आजकल हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया में। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया में मोर देन 65,000 जो पेशेंट है वो कोलन कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है और न्यूली डायग्नोज हर साल जो नए केसेस आते हैं वो 6,50,000 एवरेज केसेस पूरी दुनिया में रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी सीरियस ड्रेडेड डिजीज़ है। इसको तशख़ीस करना बड़ी ज़रूरी है। आम तौर पे ये 50 साल की उम्र के लोगों में ये कैंसर ज़्यादा कॉमन डिटेक्ट होता है, लेकिन कोई एज एग्जेम्प्ट नहीं। हमने केस 25 साल 30 साल 40 साल के भी जवान बंदे देखे हुए हैं जिनको ये कैंसर होता है। ये बड़ी आंत जो है बेसिकली समझने के लिए ये कोई तकरीबन 150 सेंटीमीटर लंबी होती है। जहाँ छोटी आंत ख़त्म होती है वहाँ से बड़ी शुरू होती है और उस जंक्शन पे ये अपेंडिक्स बड़ी होती है। पहले ये आंत ऊपर की तरफ जाती है 10-15 सेंटीमीटर, उसे कहते हैं असेंडिंग कोलन। फिर ये ट्रांसवर्सली बड़ी होती है, वो 20-25 सेंटीमीटर होती है। फिर ये नीचे की तरफ आती है, उसको डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। ये 18-20 सेंटीमीटर होती है। फिर जहाँ पे ये एंड होती है वहाँ पे रेक्टम शुरू हो जाती है, तो रेक्टम 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। इसलिए ये इसे कोलोरेक्टल कैंसर भी कहते हैं। कोलन और रेक्टम जो आखिरी पार्ट है बड़ी आंत का उसको रेक्टम कहते हैं। तो वो इसमें किसी जगह पे भी कैंसर हो सकता है। ज़्यादा कॉमन कैंसर जो ना वो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कोलन में होते हैं एज़ कम्पेयर टू द राइट कोलन। सर कोलन कैंसर की अलामात क्या होती है? हाँ जी, कोलन कैंसर ये समझना बहुत ज़रूरी है। अलामात क्या होती है? जब पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं सबसे पहले उससे पूछते हैं कि आपकी बावल हैबिट्स कैसी हैं। आप डेली नॉर्मली एक टाइम पे स्टूल पास करते हैं या बार बार स्टूल आता है? अगर बार बार स्टूल आता है तो सम पेशेंट्स प्रेजेंट विद डायरिया, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है कि ये कैंसर कोलन के किस हिस्से में है। अब आप कोलन के शुरू वाला हिस्सा जिसको हम सीकम कहते हैं वहाँ के ट्यूमर होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं होती, आस्ता आस्ता बढ़ता रहता है, लेकिन वो पेशेंट सीवियर एनीमिया से प्रेजेंट करते हैं। सीवियर एनीमिया मीन्स कि उनके खून की कमी होती है, ब्लड लॉस होता है, लेकिन मरीज़ को पता नहीं होता। जिस पेशेंट में ब्लड लॉस हो रहा है और उसकी सेहत गिर रही है, वज़न गिर रहा है, तो ऑलवेज सस्पेक्ट कि ये कोलन कैंसर हो सकता है। अगर ये आंत के आखिरी हिस्से में हो जैसा रेक्टम है या सिग्मोइड कोलन है तो वहाँ पे ये रुकावट पैदा करता है। तो पेशेंट को कभी डायरिया हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई, ये अल्टरनेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड चेंज इन द बावल हैबिट्स। नॉर्मल हैबिट्स से हैबिट डिफरेंट हो जाती हैं। कुछ पेशेंट के आखिरी हिस्से में कैंसर होता है रेक्टम के अंदर, तो उसको कहते हैं टेनिस्मस। टेनिस्मस होता है कि इनइफेक्चुअल पेनफुल डेफिकेशन। वो अंदर क्योंकि ट्यूमर होता है वो लगता है जैसे स्टूल है, तो पेशेंट स्ट्रेन करता है लेकिन वो बाहर कुछ नहीं आता, तो वो उसकी अलामात होती हैं। और बड़ा कॉमन सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया। कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी डायरिया हो गया और साथ उनका वेट लॉस हो रहा होता है। कभी कभी ब्लड भी आ जाता है।
और कुछ पेशेंट जो बवासीर से प्रेजेंट करते हैं कि ऊपर ट्यूमर पड़ा हुआ है, नीचे वो उसके क्योंकि वीनस ड्रेनेज नहीं हो रही थी, ब्लॉक कर रहा होता है, उसकी वजह से नीचे बवासीर के मौके बनते हैं। और कुछ डॉक्टर्स जो जिनको पता नहीं होता, खासकर कोएक्स जो हैं, वो उसको बवासीर समझ लेते हैं, उसको ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, लेकिन वो बेसिक काज उसकी ट्यूमर होती है, तो ट्यूमर की वजह से वो कैंसर, वो नीचे बवासीर के मौके बने होते हैं। इसलिए किसी भी बवासीर वाले मरीज को ऑपरेट करने से पहले उसकी प्रॉक्टोस्कोपी, उसका मुआयना अंदर से, और कोलोनोस्कोपी, पूरी आंत का मुआयना टू रूल आउट के ऊपर कोई ट्यूमर या कैंसर तो नहीं पड़ा हुआ, और ये बवासीर सेकेंडरी हो सकती है, उसकी वजह से हो सकती है। सर कोलन कैंसर की अहम वजूहात या ख़तरे के अवामल क्या है? कोलन कैंसर की एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक अननोन है, लेकिन जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा होता है, काफ़ी लिटरेचर में इसका रिकॉर्ड है, स्टडीज़ हैं, रिसर्च है कि जो पेशेंट स्मोकर्स हैं उनमें कैंसर ये ज़्यादा होता है कोलन, जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, शराब पीते हैं, उनमें ज़्यादा होता है, जो मोटे पेशेंट हैं, अब तो ये फैक्ट नॉन फैक्ट है कि जो ओबीज पेशेंट है मोटे हैं, उनमें इंसिडेंस कोलन कैंसर का ज़्यादा है। तो स्मोकिंग, ओबेसिटी, अल्कोहलिज्म, ये बहुत सारे फैक्टर है। और कुछ फैमिली में रन करता है, उसे कहते हैं फैमिलियल, उनमें जीन्स ऐसे होते हैं कि उनकी फैमिली में कैंसर रन कर रहा होता है, वो पूरी कई बार फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसको कहते हैं FAP, फैमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस। तो वो पूरी फैमिली को फिर स्क्रीन करना पड़ता है, वो तो 12 साल की उम्र पे स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी वेस्ट में तो जो भी पेशेंट 50 अबव है या 40 अबव है, उसका एनुअल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है कि वो उसकी कोलोनोस्कोपी एनुअल करते हैं, ताकि कैंसर को अर्ली स्टेज पे, जब वो पोलिप स्टेज पे होता है, स्मॉल सा माउंड होता है, पोलिप उसको कहते हैं, वो यूजुअली बिनाइन होते हैं, वो बाद में मैलिग्नेंट कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो उसका इलाज ईजिली मुमकिन होता है और वो फैलता भी नहीं है। सर कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग कब शुरू करनी चाहिए? वेस्ट में जो स्टैंडर्ड उसके हैं, और वो पाकिस्तान में भी यही प्रैक्टिस है कि 50 साल की उम्र पे जो भी बंदा है उसकी स्क्रीनिंग प्रोग्राम फर्स्ट स्क्रीन करते हैं। अगर कोलन क्लियर है तो फिर उसको एनुअल स्क्रीनिंग करते हैं, अगर 2-3 साल क्लियर आती है तो फिर बाई एनुअल कर देते हैं या 3 साल बाद कर देते हैं। अगर सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। उसमें मैंने बताया कि जो फैमिली में रन करता है, जेनेटिक कैंसर्स हैं, FAP से रिलेटेड है, उन सारी फैमिली को कैंसर हो सकता है, वो जल्दी एज में हो जाते हैं। उनकी स्क्रीनिंग तो 12 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। तो सर FAP के जो होते हैं फैमिली पेशेंट में जिनके बरूसी चल रहा होता है जी, उनको कैसे वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है? कोई ऐसे मेजर है कि ये फैमिली में वो तो जेनेटिक लेवल पे होता है ना, उनके जीन्स पेरेंट्स से ट्रांसमिट होते हैं, उनको तो होना ही होता है कैंसर। तो वो आजकल तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है, उसमें अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाएं, उसमें जीन वो डिलीट करें, ये बड़ी एडवांस रिसर्च है, तो उसमें आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सर कोलन कैंसर की तशखीस कैसे की जा सकती है? हाँ, जब पेशेंट हमारे पास आएगा, वो कहता है मेरे स्टूल में ब्लड आ रहा है और मेरा वज़न गिर रहा है, ठीक है, और उसके साथ उसकी बावल हैबिट चेंज हो गई है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई है, कभी कब्ज़ है, कभी डायरिया हो रहा है, और वो डिस्कम्फर्ट में है, पेट में गैस भर जाती है, पेन होती है। तो वो डिपेंड करता है कि अब वो कैंसर किस लेवल पे है, बड़ी आंत में, असेंडिंग कोलन में है, ट्रांसवर्स में है, लेफ्ट साइड पे है, रेक्टम में, और सबके सिम्टम थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये एक बात पक्की है कि इनमें बावल हैबिट चेंज होती हैं, वो उनकी नॉर्मल 24 आवर स्टूल नहीं पास करते, वो कभी उनको कब्ज़ हो रही है, कभी एकदम डायरिया स्टार्ट हो जाता है, साथ वेट लॉस हो रहा है, उसमें ब्लड भी आ जाता है, स्टूल में मिक्स आ जाता है, उसके साथ उसके लेसदार मादा जिसको हम म्यूकस कहते हैं वो होता है। अगर ये रेक्टल के अंदर कैंसर है तो वो साथ टेनिसमस, डिस्कम्फर्ट, हर वक्त यही फीलिंग होती है कि अंदर को स्टूल पड़ा हुआ है। सर जब पहली दफ़ा आपके पास पेशेंट विजिट करता है तो आपको हिस्ट्री से, उनकी अलामात से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है? 80-90% हिस्ट्री में डायग्नोसिस बन जाती है, तशखीस हो जाती है कि ये बात जो ना ये उसकी बड़ी आंत के कैंसर की तरफ जा रही है। तो इसी सस्पिशन पे फिर हम उसको कॉमन कैंसर, क्योंकि आखिरी हिस्से में होते हैं, तो हम पहले उसकी प्रैक्टोस्कोपी करते हैं, वो 12-13 सेंटीमीटर तक कैमरे से मुआयना हो जाता है। अगर उसमें कैंसर पड़ा है तो वो नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ नहीं है तो फिर यू कैन गो फॉर सिग्माइडोस्कोपी, फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी, वो भी कैमरा टाइप है, उससे आप आंत का 60-20 सेंटीमीटर तक देख लेते हैं। वहाँ भी अगर कुछ नज़र नहीं आता तो फिर उसकी कोलोनोस्कोपी होती है, जो पूरी आंत को देख लेती है, 150-160 सेंटीमीटर को, उसकी गट प्रिपेयर करके, स्टूल से क्लियर करके, तो उसकी कोलोनोस्कोपी से वो सीकम तक, जो जहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट
होती है वहाँ से लेकर एंड तक सारा एरिया रूल आउट कर लेते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि कैंसर एक जगह पे नहीं होता। आपका अगर रेक्टम में कैंसर पड़ा हुआ है तो आप सर्जरी प्लान कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप पूरी कोलन को देखें, क्योंकि एट ए टाइम 2 कैंसर भी हो सकते हैं। आखिरी हिस्से में भी पड़ा होता है और स्टार्ट के हिस्से में भी कैंसर पड़ा होता है। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस ट्यूमर्स। एट ए टाइम 2 कैंसर बड़ी आंत में हो सकते हैं, तो इसलिए कोलोनोस्कोपी मस्ट है। सर जब आपके पास पेशेंट आता है और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो जाता है कि ख़दशा है कि ये कोलन कैंसर ही है, तो आप जब पेशेंट को डिस्क्लोज़ करते हैं, ये उसके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ होती है, तो आपका क्या तरीक़ाकार होता है या कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? जी, वो पेशेंट को जो बैड न्यूज़ डिस्क्लोज़ करने का तरीका होता है, जी सर, उसको ये नहीं डरा देना होता कि हाय तू मर गया बस अब तो बात ख़त्म होगी। जी सर, इससे उसका मोराल डाउन हो जाएगा, उसकी अपनी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाएगी और फैमिली भी परेशान होगी। उसको आप ये बताते हैं कि हाँ ठीक है, आप अगर अर्ली पेशेंट आ गया है तो यू आर लकी कि आप जल्दी आ गए हैं, ये चीज़ डिटेक्ट हो गई है, ये निकल जाएगा तो ऑलमोस्ट 100% क्योर है, सारी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाओगे। अगर खुदा न खास्ता जिस तरह पाकिस्तान में आते हैं कि वो पहले उसको बवासीर समझते रहते हैं, हाँ जी, ब्लड आता रहता है, वो किसी हकीम के पास चले गए या किसी क्वैक के पास चले गए, तो वो लेट आते हैं। कुछ मरीज़ तो हमारे पास वो आते हैं जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से आते हैं। इतना बड़ा ट्यूमर होता है कि उसने पूरा उसका बोर ही बंद किया होता है और वो आंत में अंदर हवा भरी जाती है, हवा भी खारिज नहीं हो रही होती, तो उनको उल्टियों के साथ आते हैं। तो वो एडवांस स्टेज होती है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट किसी स्टेज पे भी है तो वो ये नहीं कि मरीज़ को छोड़ा जा सकता। अर्ली प्रेजेंट किया है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जी सर। वो पार्ट इंटेस्टाइन का निकल जाएगा, न्याज जोड़ लग जाएगा तो ज़िंदगी आसान है। अगर आप एमरजेंसी में आ गया कि रुकावट इतनी बढ़ गई है, पेट फूला हुआ है और उल्टियाँ कर रहा है पेशेंट, तो फिर एमरजेंसी सर्जरी होती है। वो पार्ट निकाल के उसको हम उसका बाहर एक हिस्सा निकाल देते हैं, उसको स्टोमा कहते हैं, उसका टेम्परेरी बैग लगा देते हैं। जब पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो उसके बाद उसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि नॉर्मल बैग भी उतर जाता है। सर कोलन कैंसर की स्टेजेस या मराहल भी होते हैं? जी बिल्कुल, उसे कहते हैं हम TNM स्टेजिंग। जी सर। T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड्स और M फॉर मेटास्टेसिस। कि ट्यूमर का T1 है कि कहाँ पे है, क्योंकि जो बड़ी आंत है ना उसकी दीवार के 4 हिस्से होते हैं। अंदर वाली लाइनिंग को कहते हैं मिकोजा, उसके बाद सब मिकोजा आ जाता है, उसके बाद मस्कुलर है कि मसल लेयर है, फिर आता है सिरोजा कि बाहर वाली लेयर। तो वो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनर लेयर। मिकोजा अंदर की लेयर से स्टार्ट करता है, स्मॉल पोलिप की शेप में, माउंट छोटा सा दाने की शक्ल में। वो आस्ता आस्ता बढ़ के फिर वो सब मिकोजा को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद फिर अगर आप लेट करते हैं तो फिर वो मसल को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद पूरी दीवार क्रॉस करके फिर वो सिरोजा को इन्वॉल्व करता है, बाहर निकल जाता है। तो उसे कहते हैं T1, T2, T3, T4। मतलब वो अब डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे प्रेजेंट किया, और इसको हम डिटेक्ट करते हैं। उसका MRI करा लिया या CT स्कैन, उस पर एग्जैक्ट उसकी स्टेजिंग हो जाती है, CT स्टेजिंग और MRI स्टेजिंग। अगर दिस इज T, N है कि उसके जो लिम्फ नोड हैं, उसकी जो पुलिस चौकियाँ बनी हुई इन सेल्स को, क्योंकि ये सेल फिर ट्रैवल करते हैं ब्लड में, सबसे पहले जो लिम्फ नोड है ना कोलन के, उसमें ड्रेन करते हैं। तो उस पर CT पे या MRI पे नज़र आ जाता है कि कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं। अगर N1 है, N2 है, N3 है, ठीक है। इस तरह M है कि अगर वो यहाँ से कैंसर कुछ सेल जाके जिगर में बैठ गए हैं या वो चले गए हैं लंग्स के अंदर, क्योंकि उसे कहते हैं मेटास्टेसिस। वो सेल अपनी जगह छोड़ के ब्लड से ट्रैवल करके वो किसी और ऑर्गन में चला, तो दिस मेटास्टेटिक डिजीज, एडवांस डिजीज होती है। फर्स्ट स्टेजेस पे ये सूरत हाल नहीं होती। वो तो फर्स्ट इज कॉल्ड TIS, अच्छा, कार्सिनोमा इन साइटू, TIS कहते हैं हम, ट्यूमर इन साइटू। वो सिर्फ आपकी इनर लाइनिंग तक ही होता है जी सर। तो उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं किया होता। तो उसके तो बड़े आसान तरीके हैं उसको निकालने के भी, उसके लेजर से भी निकल जाता है, उसको मिकोजल रिसेक्शन भी कहते हैं, सब मिकोजल रिसेक्शन भी कहते हैं। वो छोटे ऑपरेशन से ही वो बंदे क्योर हो जाते हैं। ठीक सर। तो सेकंड स्टेज पे थोड़ा सा अब सेकंड पे भी डिपेंड करता है कि अब वो अगर T1 है, N1 है, तो वो आप सर्जरी करके वो हिस्सा निकाल के आंत का, जी सर, वो लिम्फ नोड भी निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका वर्कअप कराते हैं कहीं और तो नहीं गया हुआ। उसके साथ उसके कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जिसको CEA कहते हैं, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, वो भी करवा लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर खुदा न खास्ता रिकरेंस दोबारा होगा तो वो CEA लेवल बढ़ जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि जनाब ये ट्यूमर रिकर कर रहा है। तो रिकरेंस भी ज़्यादा उन्हीं में होती है, दोबारा होने के चांस जिनका ऑलरेडी एडवांस ट्यूमर होता है। कुछ इतने एडवांस होते हैं कि पहले हम सर्जरी कर ही नहीं सकते, उसको पहले कीमोथेरेपी लगाते हैं।
उसको डाउन स्टेज करने के लिए। अगर फर्स्ट करो T3 आ गया है, ओके, ट्यूमर इन्वॉल्व है, T4 आ गया या जिगर में भी गया हुआ है, जी सर, तो उसको पहले हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। जी सर, वो उसको कीमोथेरेपी के 5-6 साइकिल कोर्स लगाता है, वो मेल्ट हो गए ट्यूमर थोड़ा सा श्रिंक करता है, बाद में सर्जरी करते हैं। सर्जरी करके वो पोर्शन निकाल के उसका नया जोड़ लगाते हैं। तो सर इस तरह पॉसिबल है कि कीमियोथेरेपी से ही मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा सके? कीमोथेरेपी से मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं होता, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है। हम बोर्ड में सारे सबकी ओपिनियन लेते हैं कि अब हर पेशेंट डिफरेंट होता है। सर कोलन कैंसर के इलाज के लिए कौन कौन से तरीक़ाकार मौजूद हैं? कोलन कैंसर के लिए सबसे तो पहले ये है कि आपने उसको असेस करना है कि ये इसकी स्टेज क्या है। जी सर, ठीक है, अगर अर्ली स्टेज पे आ गया तो वो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है। अगर T1 पे है, स्मॉल सा है, तो एंडोस्कोपी से उसकी रिसेक्शन हो जाती है बगैर ऑपरेशन के। ठीक है जी सर, कैमरे के साथ ही। अगर वो दीवार के अंदर चला गया उसकी कोलन की मसल्स के अंदर, तो फिर वो पोर्शन निकाल के तो उसका नया जोड़ लग जाता है। जी सर, ठीक है, वो पोर्शन निकल जाता है। अगर एडवांस है तो उसमें अगर उसमें रुकावट हो गई है और हर चीज़ रुक गई है, तो फिर उसको कई दफ़ा गंद इतना होता है कि जोड़ लगाना मुश्किल होता है। टेम्परेरी उसको बाहर निकाल देते हैं, वो हिस्सा निकाल के। उसके बाद कीमोथेरेपी के कोर्स लगते हैं। जब डिजीज़ बिल्कुल कंट्रोल में होती है तो उसको फिर रिवर्स करके बैग से भी जान छूट जाती है, जोड़ नया लग जाता है। और उस पेशेंट को फिर मॉनिटर करना होता है, 6 मंथली एनुअल उसका CT वगैरह करवा के देखते हैं, CE लेवल करवाते हैं, ताकि ये ट्यूमर कहीं और तो नहीं, उसके सेल कहीं बैठे थे फूट पड़े। तो ये ट्रीटमेंट चलती रहती है फिर। सर कोलन लेकिन अर्ली स्टेज में जो पेशेंट होते हैं ना, वो क्योर हो जाते हैं, 100% क्योर? 100% क्योर हो जाते हैं। सर क्या कोलन कैंसर के लिए सर्जरी ज़रूरी है? सर्जरी के बगैर कुछ चारा ही नहीं, अच्छा, क्योंकि एक ट्यूमर है ना। जी सर, ट्यूमर जब तक नहीं निकालेंगे वो तो फैलेगा। जी सर। इलाज के मुमकिन मज़र असरात क्या हो सकते हैं? इलाज में देखें ना, 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। अच्छा। 3 मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। जी सर, हर पेशेंट की जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर स्टेज ऑफ ट्यूमर, वो किस स्टेज पे प्रेजेंट किया। अब एक पेशेंट आ जाता है, वो रेक्टम ट्यूमर है, उसकी दीवारों से बाहर जाके उसने पेल्विक लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व किए हुए हैं, उसने मसाने को भी पकड़ा हुआ, उसने प्रोस्टेट को भी पकड़ा हुआ, उसने पीछे आंत को भी पकड़ा हुआ है। उसकी सर्जरी अप फ्रंट नहीं हो सकती। उससे पहले हम कीमो देंगे, रेडिएशन भी साथ देंगे, उसे कहते हैं कीमो रेडिएशन। वो दे के उसको कंट्रोल करके मेल्ट करके सर्जरी फिर लास्ट होगी। लेकिन जो पेशेंट अर्ली आते हैं वो उनकी कई दफ़ा सर्जरी सफिशेंट होती है, सिर्फ सर्जरी करते कीमो से भी उनकी जान छूटी जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो सर कोलन कैंसर में बचाव की शरह क्या है? बचाव में यही है कि आप उसकी फर्स्ट एड डाइट, कि आप खा क्या रहे हैं। जी सर। अगर आप फ्रूट ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, आप पानी मिकदार ज़्यादा ले रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं हो रही, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, जी सर, और आप जंक फूड नहीं ले रहे, ठीक है, स्मोकिंग नहीं कर रहे, एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, जी सर, वेट आपने कंट्रोल किया हुआ है, तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर हैं कि ये एहतियात हैं। इन लोगों को कैंसर नहीं होता, कोलन का चांसेस कम होते हैं। तो सर क्या कोलन कैंसर से बचाव मुमकिन है? यही जो फैक्टर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कि आपने जो लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल, आप लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट अपनी नेचुरल रखें, जंक फूड नहीं लेना, ऊट पटांग चीज़ें खाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, अल्कोहल ज़्यादा पिएंगे, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। बाकी जो जेनेटिक कैंसर्स हैं, जो फेमिलियल हैं, उसको तो आप प्रिवेंट नहीं करते, वो तो होना ही होना है। उसको आपने अर्ली डिटेक्शन करनी करके उसको ट्रीट करना है। अगर सर खानदान में कोलन कैंसर की तारीख हो जी, तो कितनी बार स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? खानदान में अगर है तो वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट टाइप, एक तो जेनेटिकली आ रहा है, एक वो फैमिली हिस्ट्री आ रही है। जी सर। तो जेनेटिकली जो FAP वाले हैं, जो जिनमें वो जीन पॉजिटिव है, उसकी स्क्रीनिंग तो 12 एक बंदे में डिटेक्ट हुआ तो पूरी फैमिली को स्क्रीन करना, वो तो 12 साल से स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक। तो सर ये एक शख्स से खानदान के दूसरे शख्स को हो सकता है? वैसे नहीं होता, इट्स नॉट कंटेजियस। ये अच्छा। लगता नहीं, ऐसे नहीं कोई छूत की बीमारी है, ऐसे नहीं कैंसर होता, सिर्फ ये जेनेटिक है। जेनेटिक फैक्टर्स ज़रूर हैं, लेकिन ये किसी, अगर खुदा न खास्ता किसी बुजुर्ग को कैंसर है तो ये नहीं कि बच्चों को लग जाएगा या उसकी बीवी को लग जाएगा, ऐसी कोई बात। ठीक। क्या इलाज के बाद कोलन कैंसर दोबारा हो सकता है? हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेज पे ऑपरेट किया है। अगर आपने T1 पे अर्ली स्टेज पे किया है तो उसके लिए तो मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं,
पोस्ट ऑपरेटिव, उसके लिए किसी कीमो की भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रेडियो की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले एडवांस स्टेज पे आप सर्जरी कर ही नहीं सकते थे, आपने पहले उसकी कीमो स्टार्ट की है, रेडिएशन की है डाउन स्टेज करने के लिए, फिर उसको निकाला है, तो उसमें चांसेस हमेशा होते हैं रिकरेंस के। इस रिकरेंस को वॉच करना होता है, क्योंकि कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन और दूसरे ट्यूमर मार्कर से, और उसका सीटी स्कैन एनुअल कराते हैं। अगर कहीं कोई चीज़ मिल जाए, कहीं और फूटा है, तो उसका इलाज किया जाए। तो सर नॉर्मली फॉलो विजिट के लिए कितने वक्फे से पेशेंट को बुलाया जाता है? पेशेंट अगर ऑपरेट होता है तो वो तो 2-4 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा ना जी सर। उसके बाद 7 डे 8-10 डेज पे उसको बुलाते हैं स्टिच निकालने के लिए। उसके बाद उसका एक ऑन्कोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेते हैं कि अब इसको कीमो या रेडिएशन रिक्वायर्ड है कि नहीं। कई दफ़ा रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं होती, कि वो सारे मार्जिनस आपके क्लियर होते हैं। आपने जो स्पेसिमन निकाल के भेजा है उसके लिम्फ नोड भी कहते हैं इन्वॉल्व नहीं है, या इन्वॉल्व हैं तो वो सारे निकल गए हैं, और वो पोर्शन जो निकाला है वो भी सारा निकल गया, ऑल मार्जिन आर क्लियर। तो वो कई दफ़ा एक आधी गोली खानी पड़ती है बाद में, कई दफ़ा भी ज़रूरत नहीं होती खाने की। लेकिन अगर आपने एडवांस ट्यूमर ट्रीट किया है तो उसको तो ऑलवेज कीमो रेडिएशन देनी है। पोस्ट ऑपरेटिव बाद आफ्टर द सर्जरी कीमो, हाँ उसमें एडवांस, जिसने एडवांस स्टेज पे प्रेजेंट किया, इसमें लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है। ठीक सर, क्या कोलन कैंसर मरूसी भी होते हैं? मरूसी जी सर, मरूसी इसी कहते हैं, जेनेटिक जो होते हैं ना। जी सर, अगर कोलन कैंसर हो या इसका ख़तरा हो तो किस किस्म के तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करनी चाहिए? पहले तो जो मैंने पहले अर्ज़ की थी ना कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, ठीक है, और दूसरा है कि आपकी डाइट का ख्याल करें। उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी, वेस्ट में कैंसर क्यों, कोलन कैंसर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में कम है। जी सर। उसकी रीज़न ये है कि वो रिफाइंड डाइट खाते हैं। ठीक उनमें फाइबर नहीं होता। अगर आप आटा खा रहे हैं चक्की वाला जिसमें फाइबर ज़्यादा है, तो आपको कोलन कैंसर के चांस कम है। अगर आप बाज़ारी आटा ले रहे हैं जिसमें फाइबर ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा है। ठीक सर, कोलन कैंसर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होता है? वो आपकी लाइफ डिस्टर्ब करेगा। देखिए आपकी बाउल हैबिट चेंज हो गई हैं, आपका वेट कम होता जा रहा है, आपको नकाहत हो रही है, आपका काम करने को जी नहीं, वेट लॉस हो रहा है, तो आपकी सारी लाइफ स्टाइल, तो वो आपकी रूटीन एक्टिविटी डिस्टर्ब करेगा। ब्लीडिंग भी हो रही है। सर मदद के लिए कौन से वसाइल दस्तियाब हैं? मदद के लिए सबसे पहले तो जिसको सिम्टम्स हैं, जिसको कोई बाउल हैबिट उसकी चेंज हो रही है, उसको ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रही है, ब्लड आ रहा है, उसको बवासीर समझ रहा है, वज़न कम हो रहा है, ठीक है, उसको सबसे पहले तो किसी मुस्नद सर्जन को या फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए, करके वो उसको डायग्नोस करे, करके उसकी कोलोनोस्कोपी करवा के उसको डिटेक्ट करे कि कोलन कैंसर तो नहीं है। अगर कोलन कैंसर है तो उसके लिए सारी मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसमें आपकी रेडियोथेरेपी भी अवेलेबल है, कीमो भी है, सर्जरी भी है। अब फैसला तो आपने करना है अकॉर्डिंग टू स्टेज, कि इस पेशेंट के लिए क्या सूटेबल है। सर बवासीर और बड़ी आंत का कैंसर में कोई मेजर फ़र्क? बवासीर जो है ना वो क्योंकि इन दोनों को लोग कंफ्यूज करते हैं। एक होती है प्राइमरी हेमराइड्स, प्राइमरी पाइल्स, वो तो किसी बंदे को वैसे कब्ज़ है, वो जोर लगा रहा है, स्ट्रेन कर रहा है, तो उसको वैसे उसके कहते हैं बिनाइन, जी सर, बवासीर हो सकती है, मौके आ सकते हैं। जी सर। लेकिन कई दफ़ा उसको रूल आउट करना होता है कि ये बिनाइन है, सादा वाली है, या ये नहीं कि ऊपर को ट्यूमर पड़ा हुआ है ठीक बड़ी आंत में, जिसने उसकी खून की ड्रेनेज रोकी, उसकी वजह से वो मौके बन गए हैं। तो उसको रूल आउट करना, उसके कहते हैं सेकेंडरी हेमराइड। अगर कोलन या रेक्टम में कैंसर है और नीचे बवासीर पड़ी हुई है, तो बवासीर का इलाज नहीं करना, पहले उसका इलाज करना है। बवासीर तो उसकी वजह से हुई है। ठीक सर, क्या बड़ी आंत का कैंसर काबिल इलाज है? 100% काबिल इलाज, तमाम स्टेजेस पे, हर स्टेज पे काबिल इलाज। जी सर, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज आ गया है तो सर्जरी सफिशेंट, अगर उसके तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर दरमियानी स्टेज पे आ गया है तो फिर उसमें कीमो रेडिएशन दे के ऑपरेट करें, फिर भी बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। जी सर। अगर लास्ट स्टेज पे आ गया, उसके मेट्स जो हैं, उसके बीज आगे जिगर में भी चले गए हैं, लंग्स में भी चले गए हैं, कई दफ़ा ब्रेन में चले जाते हैं, उसको भी कीमोथेरेपी दें तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। मेल्ट होके एक रेडिएशन दें, अगर कंट्रोल हो जाती है डिजीज़, तो फिर आप सर्जरी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, बाद में सर्जरी निकालिए अगर निकल सकता है तो। ठीक है। कई दफ़ा ये होता है कि आंत की रुकावट इतनी हो जाती है कि आप और कुछ भी नहीं कर सकते, कम अज़ कम उसकी
आंत का पोर्शन बाहर निकाल के उसको स्टोमा बना दें, उसे कहते हैं कोलोस्टमी। जी सर। तो उससे ये तो कि उसका जो सिस्टम है वो तो चले, उसको खाना पीना शुरू कर दे, जो रुकावट हुई है, गैस रुकी हुई है, उसका स्टूल रुका हुआ है, वो तो पास होना शुरू हो जाएगा, मरीज़ कंफर्टेबल हो जाता है। सर बड़ी आंत के पॉलिप्स कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं? डिफरेंट टाइप के पोलिप्स होते हैं, कोई अग्रेसिव पोलिप होते हैं, कुछ ज़रा मॉडरेट किस्म के होते हैं। तो उसको इसीलिए तो स्क्रीनिंग करते हैं ना, एनुअल स्क्रीनिंग, जिसमें पोलिप डिटेक्ट हो जाए। अगर पोलिप है तो उसको एंडोस्कोप से निकाल के उसकी बाइप्सी करवा लें, उसके बिहेवियर का पता चल जाएगा कि ये वेल डिफरेंशिएटेड है, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है या पुअरली डिफरेंशिएटेड है। तो वो उसका पोटेंशियल होता है कि उसमें कैंसर होने के चांस कितने थे, तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होती है। कीमोथेरेपी कराने से आमतौर पर मरीजों के जिस्म के बाल झड़ जाते जी हैं। जी। इसकी क्या वजह वो है? टेम्परेली होता है ना कि आपने उसने कैंसर सेल अगर जलाने हैं जी सर। तो वो नॉर्मल सेल को भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा ना, उसके साइड इफेक्ट है, लेकिन वो बाल बाद में आ जाते हैं वापस। जब कीमो के साइकिल कंप्लीट होते हैं बाल बड़े अच्छे वापस आते हैं। अच्छा सर, ये मेजर इसका साइड इफेक्ट ये है कि बाल गिरते हैं, इसके अलावा भी कोई साइड? बाल गिरते हैं, उसके साथ पेशेंट को कभी कभी मोशन लग जाते हैं, डायरिया होता है, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग, रेचिंग, नाजिया फीलिंग होती हैं, ये वो लेकिन टेम्परेरी होते हैं। ठीक ये सर, आंतों के सिंड्रोम क्या है? आंतों के डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, जिसका कई दफ़ा बड़ा कॉमन है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जी सर। वो कैंसर नहीं होता। अच्छा। वो जो पेशेंट पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं, टेंशन प्रॉन पर्सनैलिटी होती हैं, ठीक है, हर वक्त हरी भरी वर्कहॉलिक्स और टेंशन में फिरते रहते हैं, उसके जो निज़ाम हज़ाम है, कोलन भी इफ़ेक्ट होती है। तो स्पास्टिक कोलन भी उसको कहते हैं कि वो कुछ खाएं तो फ़ौरन ही उनको क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द शुरू हो गई, हवा भर गई और लेफ़्ट साइड पे पेन हो गई। तो वो जब टेंशन में होते हैं तो ये सारे सिम्टम ज़्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी है, तो उसके साथ कोरिलेटेड है। ठीक ठीक। तो वो ट्रीटेबल है, वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। ठीक सर, कोलन बड़ी आंत के कैंसर के मरीज़ों के लिए आपका पैगाम क्या है? जी, मेरा पब्लिक को ये पैगाम है, जब कभी भी ख़ासकर जिस बंदे की उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उसको कभी पखाने के साथ ब्लड आया है तो वो फ़ौरन रब्ता करे मुस्नद सर्जन के साथ, फिजिशियन के साथ। और ख़ासकर अगर उसका वज़न भी कम हो रहा है या खून की कमी हो रही है या वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको स्टूल, उसकी बाउल हैबिट्स, नॉर्मली पहले वो 24 आवर बाद स्टूल पास करता था, अब वो बार बार डायरिया हो रहा है या उसको स्टूल पास करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होती, लगता कि पीछे कुछ रह गया है, तो दीज आर ऑल बैड सिम्टम्स। तो वो फ़ौरन रब्ता करे, उसको इन्वेस्टिगेट कराए ताकि उसके प्रॉब्लम की अर्ली डिटेक्शन हो, पहले ही पता चले तो टाइम पे उसका इलाज हो सके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।